बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग स्ट्रेटजी टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। ये बीएड के कोर्स कोड 8611 का स्टूडेंट नंबर 3 है। इसमें हम डिस्कस करना है कि वो कौन सी क्रिटिकल स्किल्स हैं जिनको अगर हम अपनी तालीम में इस्तेमाल करें, अपने इंस्ट्रक्शंस में इस्तेमाल करें, अपने टीचिंग में इस्तेमाल करें तो हम क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट कर सकते हैं। ये एक नहायत ही दिलचस्प सा टॉपिक है जिसके बारे में आप इस वक्त कुछ ना कुछ तो ज़रूर जानते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहता हूँ कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि हमारे पास थिंकिंग स्किल्स कौन कौन सी हैं। तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास एक क्रिटिकल थिंकिंग है, एक क्रिएटिव थिंकिंग है, एक इंडक्टिव थिंकिंग है, एक डिडक्टिव थिंकिंग है और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। सो ये जो 5 थिंकिंग स्किल्स हैं, अगर हम इनको अपनी टीचिंग में बरूए कार लाएं, अपनी इंस्ट्रक्शंस में बरूए कार लाएं, तो हमारे स्टूडेंट्स की जो थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग है वो प्रमोट हो सकती है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? ये एक कन्वर्जेंट प्रोसेस है जिसमें हम चीज़ों को प्रिसाइज करने की तरफ जाते हैं। हम डेटा तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन हम उनको प्रिसाइज कर रहे होते हैं, जबकि क्रिएटिव थिंकिंग में हम चीज़ों को जनरेट करने की तरफ जाते हैं और हमें उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एलैबोरेशन की ज़रूरत होती है। सो हमें अपने जो क्रिटिकल अप्रोच है उसमें चीज़ों को प्रिसाइज करना और चीज़ों को एलैबोरेट करना आना चाहिए। उसके बाद इंडक्टिव थिंकिंग है। ये जो है वो कहती है कि हमें पार्ट से होल की तरफ जाना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, यानी कि हमें पूरे सिस्टम को समझना है। हम किसी एक अदारे को लेकर, फॉर एग्जाम्पल तालीम को लेकर, तो हम समझ सकते हैं कि इस मुल्क में जो क्लास स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम प्रिवेल कर रहा है, जो तालीम को लोगों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होने से रोक रहा है, वो सिस्टम क्या है। जबकि इसके बरक्स डिडक्टिव जो थिंकिंग है वो होल से पार्ट की तरफ आती है। इसमें हम बड़े कैनवस को पेश नज़र रखते हैं कि ये जो सिस्टम है इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स हमारी तालीम को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, जो क्लास स्ट्रक्चर है वो कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है। और उसके बाद एक बहुत ही पॉपुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करती है और जिससे हम डिसीजन लेते हैं। इसमें हम सादा सवालों से बहुत एवेल्युएटिव सवालों की तरफ जाते हैं और इस तरह हमारी स्किल जो है वो डेवलप होती है। हाँ, अगर मैं अकेला ही अपनी स्किल्स को डेवलप कर दूं तो उसके लिए एक फार्मूला है जिसका नाम है CI। S स्टैंड्स फॉर स्टेट, कि मैं किसी भी एक स्टेटमेंट को बनाऊंगा, कोई सवाल बनाऊंगा, किसी सिचुएशंस को मैं अपने अल्फाज में बयान करूंगा और उसके बाद मैं उसको एलैबोरेट करूंगा, उसके मुख्तलिफ हिस्से बनाऊंगा, देखूंगा कि ये इसकी रूट काज क्या है, इसका फ्लो चार्ट क्या बनता है, इसका स्वोट एनालिसिस क्या है, इसके ऊपर जो मेरा सिंथेसिस बनता है वो क्या है और इसमें से मैं क्या नतीजा निकाल सकता हूँ। उसके साथ ही मैं
इसको एग्जाम्पलीफाई करूँगा कि मेरी जो इर्द गिर्द की दुनिया है, क्या इसमें कोई इस तरह की एग्जाम्पल है, कोई इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है, तो मैं उसको अपने दिमाग में रख कर नताइज को निकालने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद इसकी मज़ीद वजाहत के लिए मैं इसकी कोई एनालॉजी बना लूँगा ताकि ये चीज़ मेरे दिमाग में महफूज हो जाए। कोई इस्तारा ले लूँगा, कोई तशबीह ले लूँगा, कोई इसके बारे में ग्राफ बना लूँगा, कोई चार्ट बना लूँगा, कोई कार्टून बना लूँगा, और इस तरह जो मेरी थिंकिंग स्किल है, जो मेरी क्रिटिकल स्किल है, वो इम्प्रूव होती चली जाएगी। लेकिन हमें एक क्लास है, हमें तो पूरी क्लास को प्रमोट करना है, हमें एक इंडिविजुअल को प्रमोट नहीं करना। तो इसके लिए हमें, आपको पता है कि ब्लूम ने बताया था कि हमारे स्टेप्स हैं, सोचने के स्टेप्स हैं, तो हमें हायर स्टेप्स की तरफ जाना है, हायर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ जाना है, जिसमें ये लोअर ऑर्डर में रिमेंबर है, अंडरस्टैंड है, अप्लाई है, लेकिन हायर ऑर्डर थिंकिंग में एनालिसिस है, एवेल्युएशन है, क्रिएशंस है। सो हमें जो है वो अपने बच्चों में ये हायर ऑर्डर थिंकिंग को प्रमोट करना है। हायर ऑर्डर थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए आपको पता है कि हमें सबसे पहले डेटा की ज़रूरत होती है। तो अब आपको पता है कि डेटा के बेशुमार रिसोर्स हैं, नई नई रिसर्चेज हो रही हैं। फॉर एग्जांपल आजकल आप कोरोना का शिकार हैं हम सब, तो देखें कि सारे ममालिक जो तरक्की याफ्ता है इस वक्त रिसर्च पे लगे हुए हैं। कोई कहता है मैंने RNA से इसका इलाज दरियाफ्त करना है, कोई कहता है मैंने DNA से इसका इलाज दरियाफ्त करना है। सो वहाँ से हमें रिसर्चेज मिल रही हैं, डेटाज मिल रहे हैं, नई नई इंफॉर्मेशन वो रिलीज़ कर रहे हैं, और सारे ममालिक एक दूसरे के साथ डिस्कशंस भी कर रहे हैं और पेपर छाप रहे हैं, और इस तरह जो है वो हम जो है इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे। जो कोई भी आपके पास सवाल आता है तो आपने सबसे पहले उस सवाल के लिए डेटा इकट्ठा करना है। अगर आप डेटा इकट्ठा नहीं करेंगे तो आप किसी भी सवाल को मुनासिब अंदाज में हल नहीं कर पाएंगे। अब स्कूल आ जाता है। स्कूल में हमें कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी है जिससे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट हो, तो उसमें सबसे पहले जो है कोऑपरेटिव लर्निंग है। उसके बाद चेंज रोल ऑफ टीचर भी होना होगा। फिर क्लास में हमें डिबेट को प्रमोट करना होगा। फिर हमें आंसर क्वेश्चन के फोरम को प्रमोट करना होगा। ये 4-5 टेक्निक्स हैं। अगर हम इनको अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा बना लें तो हमारे बच्चों में क्रिटिकल स्किल प्रमोट हो सकती है। लेकिन यही हिस्सा बनाना हमारे लिए खासा मुश्किल काम है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी एलेबोरेशन करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि हमारा पहला जो है वो कोऑपरेटिव लर्निंग टीचिंग स्ट्रेटजी है। तो इसमें दो किस्म की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती हैं, कंस्ट्रक्टिविज़म्स और कनेक्टिविज़म्स। कंस्ट्रक्टिविज़म ये है कि स्टूडेंट जो है वो खुद से पार्टिसिपेट करे, वो इल्म का हसूल के लिए खुद से पार्टिसिपेट करे, इंफॉर्मेशन को डिग आउट करे, उनको जॉट करे, और इस तरह वो खुद से नताइज की तरफ आए। जैसे मैंने पहले कहा है कि हमें CI के फार्मूले को अडाप्ट करते हुए हमें इल्म हासिल करना है। लेकिन कनेक्टिविज्म का आज ज़माना है। आप देखते हैं कि सोशल इंटरकनेक्शंस हमारा कितना ज़्यादा हो गया है। इसी को आज कनेक्टिविटी कहते हैं। इसी टर्म को इस्तेमाल करते हुए हम ये कर सकते हैं कि हम सारी क्लास को इंटरकनेक्ट कर दें, उनको हम अलाउ करें कि हाँ भाई आपने आपस में जो है वो अपने इल्म को शेयर करना है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आप एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे, आप में इंटरडिपेंडेंस आएगी, आप एक अच्छे समाज की तरफ मूव करेंगे, आप कोलैबोरेशन की तरफ मूव करेंगे, आप इकट्ठा प्लान बनाएंगे, आप उस प्लान के लिए डेटा इकट्ठा करेंगे, आप उसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे। जब इस सोल्यूशन निकालेंगे, हर बंदा अपना अपना सोल्यूशन देगा, तो वो इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट प्रमोट हो जाएगा।
और उसके बाद आप सारे जब भी मिलकर एक प्रोसेस करेंगे तो ग्रुप प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। सो हमें इस तालीमी स्ट्रेटजी का फ़ायदा ये होगा कि हमें एक अच्छे समाज में रहना आएगा, वो समाज जो एक दूसरे को टॉलरेट करता है, जो एक दूसरे को बर्दाश्त करता है, जो एक दूसरे के साथ मिलकर चलता है, जो एक दूसरे से फ़ायदा उठाता है। इस किस्म की स्ट्रेटजी में हमारे टीचर्स का रोल भी बदलेगा। हमारे टीचर का रोल जो है वो अब एक इंफॉर्मेशन मैनेजर का रोल आ जाएगा। वो हमें बताएगा कि आपके पास लर्निंग रिसोर्सेज कहाँ पे हैं, और वो देखेगा कि जो इनको मैंने लर्निंग रिसोर्सेज बताए हैं क्या वो लर्निंग आउटकम भी उसी तरह का दे रहा है। ये टीचर जो है इसको मैनेज करेगा। उसके बाद टीचर जो अपनी इंस्ट्रक्शंस देगा उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ की तरफ लाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप असाइनमेंट्स की तरफ लाएगा, और उसके बाद जो ग्रुप वर्क हो रहा है उसमें जो प्रॉब्लम आपको आ रही हैं, टीचर का रोल ये होगा कि वो उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए आपकी मदद करे। सो टीचर्स का रोल इंटायरली चेंज हो जाएगा। ये बैंकिंग एजुकेशन वाला रोल नहीं होगा, लेक्चर सिस्टम वाला रोल नहीं होगा, बल्कि टीचर्स का एक हेल्पिंग हैंड रोल होगा। टीचर हर वक्त आपकी मदद के लिए तैयार होगा, और इसके लिए टीचर को खुद से भी रिसर्चर बनना होगा, खुद से भी अपने आप को हमा वक्त जो है नया नॉलेज हासिल करने की तगोदो करनी होगी। तीसरा है क्लास डिबेट। अब क्लास डिबेट जो है वो एक पैरामीटर के अंदर ही की जा सकती है, इसको हैफेजर नहीं किया जा सकता, ना इसको अनकंट्रोल्ड किया जा सकता है। तो सो टीचर जो है वो अपनी क्लास में जब भी डिबेट करवाना चाहेंगी तो वो देखेंगी कि हाँ भाई मेरे लर्निंग आउटकम क्या है, मुझे क्या चीज़ दरकार है। ये देखें यहाँ पे मुख्तलिफ वेराइटीज़ है क्लास डिबेट्स की। यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन है, फोरम डिस्कशन है, रोल प्ले डिस्कशंस है, ओरल प्रेजेंटेशन और उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है, इंटर ग्रुप डिबेट है। सो टीचर जो है इन सब का एक लर्निंग आउटकम डिफाइन करेंगे। उसके बाद उसके लिए सवाल बनाएंगे कि हाँ भाई कौन से प्रोबिंग सवाल हैं। ये सादा सवाल नहीं होने, ये एनालिटिकल सवाल होने हैं, ये वैल्यूएटिव सवाल होने हैं, ये सिंथेसिस करने वाले सवाल होने हैं। तो जब भी टीचर उनको ये प्रोबिंग क्वेश्चन देंगे तो वो फिर अपने क्लास डिबेट में इनको हल करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद वो इनके मुख्तलिफ ग्रुप्स बना सकते हैं, उन ग्रुप्स में ये सवाल प्रोबिंग क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, वो इसके हवाले से इसको करेंगे। लेकिन टीचर यहाँ पे हर वक्त मौजूद होगी। टीचर उनको हेल्पिंग हैंड मुहैया करेंगी, टीचर उनको बताएंगी कि आपने कहाँ से इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, और फिर जब ये डिबेट मैच्योर हो जाएगी तो फिर टीचर आपको कहेंगी कि हाँ भाई अब कंक्लूजन ड्रा करें। इस तरह की जो लर्निंग होगी ये हमारी क्रिटिकल स्किल को प्रमोट करेंगी। अब क्लास में मुख्तलिफ किस्म के डिबेट पैटर्न हैं। हमारे पास 3-4 डिबेट पैटर्न हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। एक 4 कॉर्नर डिबेट है, एक रोल प्ले डिबेट है, एक फिश बाउल डिबेट है, एक पेयर शेयर डिबेट है। 4 कॉर्नर डिबेट क्या है? 4 कॉर्नर डिबेट में टीचर जो हैं वो पूरी क्लास को 4 ग्रुप्स में तकसीम कर देती हैं। एक कॉर्नर पे जब भी वो कोई सवाल देती हैं तो उसमें बच्चों को 4 ग्रुप्स बनाते हैं। वो पूछती हैं कि हाँ भाई कौन सा ग्रुप इसके साथ एग्री करता है। जो उसके साथ एग्री करता है वो एक तरफ, जो उसके साथ स्ट्रांगली एग्री करता है वो उसको दूसरे कॉर्नर पे ले जाती हैं, जो डिसएग्री करते हैं उनको एक कॉर्नर पे, और जो स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं उनको दूसरे कॉर्नर पे, और फिर इनमें डिबेट शुरू करवा देते हैं कि हाँ भाई अब ये जो प्रोबिंग क्वेश्चन मैंने दिया है आपने इसको एनालाइज करना है, आपने इसको सिंथेसिस करना है, आपने इसका
रिजल्ट, जवाब, कंक्लूजन ड्रा करना है। रोल प्ले भी टीचिंग स्ट्रेटजी का इस वक्त हिस्सा है। जब भी हम किसी को कोई रोल दे देते हैं तो वो जब भी वो रोल अदा करता है तो वो चीज़ उसके दिमाग में फिक्स हो जाती है। यहाँ पे दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक कस्टमर और मैनेजर का रोल है। ये हमें बता रहा है कि हमने सौदाबाजी कैसे करनी है। यहाँ पे दो सदूर का रोल है, ये बता रहे हैं कि मेरा मुंह इस तरफ है, इसका मुंह इस तरफ है। यानी कि एक कंजर्वेटिव है, ये डेमोक्रेटिक अमेरिका का डेमोक्रेटिक सदर है और ये अमेरिका का कंजर्वेटिव सदर है, और इनके डिफरेंट रोल्स हैं। ये वहाँ के सिस्टम को रन करने के लिए अपने अपने फिलॉसफी के हवाले से एक रोल प्ले कर रहे हैं। सो जब भी हम कोई ना कोई रोल प्ले करते हैं तो वो हमारे एक्सपीरियंस का हिस्सा बन जाते हैं। हम कोई ड्रामा देख लेते हैं, कोई फिल्म देख लेते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, हम उसमें हर एक को डिफरेंट रोल देते हैं, वो रोल क्लास में प्ले करता है, तो वो रोल हमारे एक्सपीरियंस का हिस्सा बन जाता है। और हम इसको जब भी वो रोल हमने अदा करना है तो पहले हम उसको अच्छी तरह स्टडी करेंगे, उसको क्रिटिकली थिंकिंग करेंगे और फिर हम उसको प्ले करेंगे। अब तीसरी डिबेट की जो किस्म है ये फिश बाउल है। ये आपको देखें नज़र आ रहा है, ये दो दायरे लगे हुए हैं। ये जो अंदर का दायरा है इसमें मुख्तलिफ टीमें हैं जिन्होंने आपस में डिस्कशन करनी है। इनको टीचर ने प्रोबिंग क्वेश्चन दे दिया है और बाकी आधी क्लास जो है वो बाहर बैठी हुई है, ये ऑब्जर्वर है, ये सुन रहे हैं। और इसमें ये अलाउ किया गया है कि कोई भी स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन जो है वो इस टीम को दे सकता है कि हाँ भाई आप इसके ऊपर हमें मुतमईन करें। सो इस तरह की जो डिबेट है ये भी बड़ी प्रोडक्टिव है, क्योंकि इसमें आउट ऑफ द बॉक्स आपके पास सवाल आ सकता है। ये इंडिविजुअल कोई आउट ऑफ द बॉक्स सवाल आपको दे सकता है, कोई जो टीम है उसका आउट ऑफ द बॉक्स जो है रिजल्ट दे सकती है। ये देखें यहाँ पे ये फिश आउट ऑफ द बॉक्स आ रही है। सो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का जो अंदाज है ये क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत प्रमोट करता है। क्लास में टीचर थिंक पेयर शेयर डिबेट का ग्रुप भी बना सकती हैं। इसमें आप ये देखें कि पहले फॉर एग्जांपल सारी क्लास अलग-अलग है, उनको टीचर ने प्रोबिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, वो उसके ऊपर एससी फार्मूले के मुताबिक अपना गौर खोज कर रहे हैं, उसको थिंक कर रहे हैं, एलेबोरेट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से मिला रहे हैं, उसका अपना कंक्लूजन ड्रा कर रहे हैं। फिर मिलते जुलते ग्रुप्स को टीचर पेयर बना देते हैं। यहाँ पे ये आधी क्लास का एक पेयर है, ये आधी क्लास का एक पेयर है। तो फिर ये पेयर जो है इनको कहते हैं कि हाँ भाई अब आपने अपने जो कंक्लूजन्स हैं ये आपस में डिस्कस करने हैं ताकि हम एक बेहतर कंक्लूजन की तरफ चले जाएं और बेहतर हमारा जो है वो रिजल्ट निकले। उसके बाद आपको पता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी मौजूदा ज़माने की तकनीक है जो इस वक्त अभी पाकिस्तान में बहुत कम इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक से हम अपने बेशुमार मसाइल को बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसके लिए जो टीचर्स हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल बनाती हैं। आप ज़रा ब्लूम टैक्सोनॉमी को ज़हन में लाएं। आप देखें कि ब्लूम टैक्सोनॉमी हमें बताती है कि हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ आर्डर की थिंकिंग है। टीचर्स जो है ये रिमेंबर, अंडरस्टैंड और अप्लाई वाले सवाल भी बना सकती हैं। इसको लिटरल क्वेश्चंस कहेंगे, लेकिन उसके बाद जो टीचर है वो हायर आर्डर के हवाले से सवाल बनाएंगी जो जिनको हम कह सकते हैं कि ये जनाब इन्फिडेंशियल सवाल हो सकते हैं, ये एवेल्यूएटिव सवाल हो सकते हैं।
جب آپ کو ٹیچر یہ انفیرینشیل اور ویلیویٹو سوال دیں گے تو آپ کی تھنکنگ سکل جو ہے وہ پروموٹ ہوگی، آپ اسی حوالے سے اس کو جواب تلاش کریں گے۔ سو اس طرح جو طریقہ کار ہے، اس سے ٹیچر ایک بچے کی جو فارمیٹیو ہے اور سمیٹیو اسیسمنٹ ہے وہ کر لیں گی کہ اس کا کریٹیکل سکلز کتنی پروموٹ ہو گئی ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔